हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्टडी में। तो दोस्तों, हम जो है एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जीके जीएस के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देख लेना। सारे प्रीवियस ईयर हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और बेस्ट क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए सिलेक्ट करके लाया हूँ। तो सभी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तथा आप हमारा डेली 5 बजे शाम के लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम डेली 5 बजे शाम के एक लाइव क्लास कराते हैं जीके जीएस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली प्रैक्टिस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का भारत में कितने प्रतिशत है, यानी कि भारत का जो भौगोलिक भाग है वो विश्व का कितना प्रतिशत है। तो इसमें पूछा है निकटतम पूर्ण संख्या के, तो निकटतम तो आ जाएगा 2। वैसे तो आप भी जानते हैं कितना प्रतिशत है, 2.4% है भारत का। ओके दोस्तों, जनसंख्या पूछे तो 17.6% जनसंख्या भारत में है, 17% के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है, यानी कि जो सबसे ज्यादा विस्फोटक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोल्डेरा ज्वालामुखी। कोल्डेरा ज्वालामुखी जो है यह एक सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात बलों का परिणाम नहीं है। अंतर्जात बलों का परिणाम कौन सा नहीं है, यह बताना है आपको। भूकंप है अंतर्जात बलों का परिणाम, ज्वालामुखी विस्फोट भी है, भूस्खलन भी है। केवल समुद्री तरंगे जो है यह अंतर्जात बलों का परिणाम नहीं है, क्योंकि अंतर्जात बलों का मतलब होता है जो घटनाएं पृथ्वी के अंदर घटित होती हैं, पृथ्वी के अंदर। तो ये सभी घटनाएं पृथ्वी के अंदर होती हैं, बाकी जो समुद्री तरंगे हैं ये पृथ्वी के बाहर ही घटित होती हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है। तो बनिहाल दर्रा दोस्तों पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला उसमें स्थित है बनिहाल दर्रा। तो दोस्तों 5 बजे इंपॉर्टेंट सेशन होता है, डेली लाइव आता हूं मैं क्लास लेकर, तो लाइव जुड़े सभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी की पहाड़ियों तथा दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में है। तो उत्तर में नीलगिरी की पहाड़ियां आप भी जानते हैं नीचे हैं प्रायद्वीपीय भारत में, तो इनके बीच में जो है पालघाट दर्रा है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है इसका, पालघाट दर्रा इन दोनों के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये भी सारे प्रीवियस ईयर कुछ पूछे गए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है, नागरी हिल्स जो है ये आंध्र प्रदेश में पहाड़ी है। गिरनार पहाड़ी कहां पर स्थित है, गुजरात में। गिरनार पहाड़ी गुजरात में है। कैमूर हिल्स जो उत्तराखंड में है। तो गुजरात की कुछ और अन्य पहाड़ी देख लेते हैं। तो गुजरात की कौन कौन सी, एक तो भुजिया हिल्स ये भी गुजरात में पाई जाती है। धिनोदर गिरनार जो मैंने बताया यहाँ आपको। कालो डूंगर ये पहाड़ी भी गुजरात में पाई जाती है। और ये इंपॉर्टेंट सारी पहाड़ी देख सकते हैं, थल तेज जोधपुर टेकरा ये पहाड़ी भी गुजरात में ही स्थित है। विल्सन हिल्स जो है ये भी गुजरात राज्य में स्थित है। शत्रुंजय की पहाड़ी गुजरात राज्य में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच में स्थित है। तो हिमालय को नदियों के आधार पर जो है दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। ये चारों दिख रहे हैं आपको, मैं बताऊंगा अभी अगले मैप के साथ में। तो कुमायूं हिमालय जो है दोस्तों ये सतलुज और काली नदी के बीच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सतलुज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय पाया जाता है। और सिंधु और सतलुज के बीच में कौन सा हिमालय पाया जाता है, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। और तिस्ता और दिहांग के बीच में पाया जाता है असम हिमालय। और इसके बीच में पाया जाता है नेपाल हिमालय। काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय पाया जाता है। ओके, तो नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। मैप में भी देख सकते हैं कैसे, ये हमारी सिंधु नदी है इधर, सबसे इधर सिंधु, उसके बाद ये सतलुज नदी है, उसके बाद काली नदी है, उसके बाद तिस्ता, और उसके बाद सबसे लास्ट में दिहांग नदी। तो इस तरह से हिमालय दिए हुए हैं सब, ये 4 भागों में बांटा गया है नदियों के आधार पर हिमालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डियावोलो कहाँ स्थित है। माउंट डियावोलो दोस्तों ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है, माउंट डियावोलो। जबकि इसकी माउंट अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी पूछे आपसे तो उसका नाम है सैडल पीक। ओके दोस्तों, हाँ सैडल पीक है। तो इसकी ऊंचाई माउंट डियावोलो की ऊंचाई 295 मीटर है ये। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं, जैसे मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान
इसके बीच में कौन सी ऑस्टिन जल संधि स्थित है? ऑस्टिन जल संधि। अंडमान निकोबार तो आप भी जानते हैं ऐसे इस तरह से बना हुआ द्वीप में, तो मध्य है, और इसके बीच में कौन सी है? ऑस्टिन जल संधि यहाँ पर। और इन दोनों के बीच में कौन सी है? मध्य और दक्षिणी के बीच में है होमफ्रे की जल संधि। होमफ्रे की जल संधि जो है इन दोनों को अलग करती है, मध्य अंडमान को और दक्षिणी अंडमान को। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे सभी लोग। वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि डेली हम इसी तरह से सेशन कराते हैं लाइव 5 बजे डेली शाम को लाइव होती है हमारी क्लास। नीलांचल की पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित, भारतीय शहर में स्थित हैं? तो नीलांचल की पहाड़ियाँ गुवाहाटी में स्थित है, असम में, जहां पर अंबुबाची का मेला लगता है दोस्तों। अंबुबाची का मेला लगता है कामाख्या माता के मंदिर में। कामाख्या माता का मंदिर में जो है अंबुबाची का मेला मिलता है, असम इसका राइट आंसर है, नीलांचल की पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल जो है, हिमाचल हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, इसे किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो हिमाचल को दोस्तों लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल को लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय के प्रकार देख लेते हैं, 3 भागों में बांटा गया है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो हिमालय 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं में ऐसे इस तरह से। तो सबसे बाहरी वाले को क्या कहते हैं? इसे ग्रेटर हिमालय कहते हैं या हिमाद्री कहते हैं। बीच वाला जो है इसको हिमाचल या मध्य हिमालय कहते हैं, या लघु हिमालय भी कहते हैं इसको। जो बीच में है, उसको लघु हिमालय कहते हैं, ग्रेटर हिमालय ऊपर वाले को, और सबसे बाहर वाले को शिवालिक या बाहरी हिमालय कहते हैं। शिवालिक भी इसी को कहते हैं, बाहर वाले को। ओके दोस्तों, शिवालिक भी इसी को कहते हैं। तो हिमालय को इस प्रकार से भी बांटा गया है, नदियों के आधार पर भी बता दिया मैंने, इस प्रकार भी बता दिया। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में आपको नेतरहाट पर्वत मिलेंगे? नेतरहाट के पर्वत मिलेंगे, जिन्हें छोटा नागपुर का की रानी कहा जाता है। तो आप भी जानते हैं दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। तो इन्हें यहां पर नेतरहाट पर्वत मिलेंगे, नेतरहाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो दोस्तों संगमरमर रूपांतरित चट्टान है, क्वार्टजाइट भी, हीरा भी, बट सैंडस्टोन जो है ये एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। नहीं बताना था, इसमें रूपांतरित चट्टान नहीं है। रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान एक ही बात होती है। निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत दोस्तों इंग्लिश में पूछ लिया जाता है आपसे, वैसे तो उसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है, ट्रोपोस्फेयर, एकदम ठीक है। ये सबसे निचली परत है, उसके बाद सबसे निचली क्षोभ मंडल, उसके ऊपर जो समताप मंडल होता है, समताप मंडल होता है उसके ऊपर, समताप मंडल। उसके बाद होता है मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल। ये 5 परत होती है वायुमंडल की। क्षोभ मंडल में ही जो है मौसमी घटनाएं होती है सारी, जितनी भी वर्षा, आंधी, तूफान जो है क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। कौन सी पर्यावरणीय घटना का कृत्रिम रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो है दोस्तों ओजोन परत का क्षय होता है, अपक्षय। ओजोन परत का क्षय होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ये कहाँ पाई जाती है? सामान्यतः फ्रिज एसी में पाई जाती है, यह जो गैस होती है CFC। मीजोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मीजो के स्फीयर के बारे में बताना है, यानी कि मध्य मंडल जो है हमारा, उसके बारे में। यह वायुमंडल की तीसरी परत है, एकदम सही है। इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ तेजी से बढ़ता है, ये बात गलत है, तेजी के साथ बढ़ता नहीं है, घटता है। उल्कापिंड अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर इसी परत में जलते हैं, एकदम सही है, उल्कापिंड इसी में गिरते हैं। यह समताप मंडल के जस्ट ऊपर है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, समताप मंडल से ऊपर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। लाइक कर देना वीडियो, तथा डेली हमारा सेशन ज्वाइन करें दोस्तों। 5 बजे शाम के लाइव आता हूँ डेली, एक सेशन लेकर इंपॉर्टेंट। जिसने नहीं देखी है वीडियो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो दोस्तों महिला लिंगानुपात सबसे कम जो है हरियाणा राज्य में है, तथा सबसे अधिक कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश के साथ गुजरात करता है, उत्तर प्रदेश की सीमा भी लगती है, राजस्थान की भी लगती है, बट ऑप्शन नंबर बी जो है ओडिशा, ओडिशा की सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है, नहीं बताना था इसमें। थार का रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है,
कौन सी पहाड़ी के पश्चिमी सिरे पर स्थित है? तो दोस्तों थार का रेगिस्तान जो है ये अरावली श्रेणी की जो पर्वतमाला है इसके पश्चिमी सिरे पर स्थित है। यह संसार की सबसे पुरानी यानी कि प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ओके दोस्तों, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है जो राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में कौन कर्नाटक में नहीं है? कर्नाटक में कौन नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से हम्पी कर्नाटक में है, मैसूर पैलेस कर्नाटक में है, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में, दुदुमा जलप्रपात जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये आपको मैं बताता हूँ आपको, कमेंट करके बताना है बाद में, कमेंट करके दुदुमा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है तथा किस नदी पर है। ये तीनों सही हो गए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में कौन सा राज्य माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों से विभाजित होता है? तो माझा, दोआब और मालवा क्षेत्र जो है, मालवा के पठार कर्नाटक पंजाब में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है इसका, पंजाब में संबंधित है ये। कर्नाटक का बाघ अभयारण्य बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है, यानी कि वह कर्नाटक का बाघ अभयारण्य है जहां पर सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथी पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नागरहोल बाघ अभयारण्य जो है ये कर्नाटक में स्थित है। कान्हा और राजस्थान में रणथंभौर है, कान्हा मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ भी। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है इसका। यहाँ पर बड़ी संख्या में एशियाई हाथी पाए जाते हैं। जबकि एशियाई शेर पूछ ले तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बड़ी प्रजाति में हंगुल प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है, हिरन की प्रजाति होती है ये। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। वीडियो अंत तक जरूर देखना, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भद्रा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य में स्थित है, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोक्रेक। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? नोक्रेक नेशनल पार्क भी है दोस्तों, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेघालय। मेघालय में स्थित है नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। इंपॉर्टेंट बात है, सभी लोग याद रखेंगे। पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत इनको स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर आधारित थी ना, पहली तो कृषि पर आधारित थी, उद्योगों पर। बड़ी संख्या में इसमें उद्योग स्थापित किए गए। दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है। और उसके बाद राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में। राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई कहाँ पर है? भिलाई छत्तीसगढ़ में। तो दुर्गापुर कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया, और ये राउरकेला जो है ये जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। जर्मनी की सहायता से ये भी पूछा जाता है। ओके, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो है ये भिलाई और बोकारो, ये दोनों रूस की सहायता से स्थापित किए गए। एक तो भिलाई है, एक दूसरा उसका नाम है बोकारो। भिलाई और बोकारो ऊर्जा संयंत्र जो है, ये बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में। ये दोनों रूस की सहायता से स्थापित किए गए। तो इनकी जगह भी पूछ ली जाती है। ओके, किसकी सहायता से स्थापित किए गए, सभी लोग सीखते चलेंगे। नेक्स्ट है, भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? यानी कि उसका निर्माण भारत में ही हुआ था, बाकी तो सब दूसरे देशों की सहायता से स्थापित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कलपक्कम। कलपक्कम है, और एक है कुडनकुलम। कलपक्कम और कुडनकुलम दोनों कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित है। तारापुर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में है। रावतभाटा राजस्थान में है। काकरापार गुजरात में है। शुष्क वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? भारत में शुष्क वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जोधपुर में स्थित है। जबकि वन अनुसंधान संस्थान पूछे तो वो देहरादून में स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होती है डेली। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होती है दोस्तों, डेली हमारे साथ 5 बजे लाइव जुड़ जाया करें। इसी तरह से अपनी तैयारी करने के लिए, इससे बाहर आपके लिए एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हीं क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछ लेती है एसएससी। लेटेराइट मिट्टी में समृद्ध है। लेटेराइट मिट्टी में क्या पाया जाता है?
तो आयरन ऑक्साइड पाया जाता है लैटेराइट मिट्टी में दोस्तों। ये मूलतः किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है? कपास, जूट, कॉफी, इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है ये लैटेराइट मिट्टी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कहां पर पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म कॉफी की है? कॉफी की एक प्रसिद्ध किस्म है जो शुरू में यमन से भारत में लाई गई थी। तो यमन से जो भारत में लाई गई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अरेबिका। अरेबिका जो है ये कॉफी की किस्म है जो शुरू में यमन से भारत लाई गई थी। ओके दोस्तों, इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ का उदाहरण नहीं है? सॉरी, खरीफ की फसल का एक उदाहरण है। तो चना, गेहूं और मटर, ये तीनों गेहूं रबी की फसल हैं। बाकी जो कपास है ये खरीफ की फसलें हैं। तो खरीफ की फसलें क्या होती हैं हम आपको डिटेल में बता देते हैं। खरीफ की फसलें होती हैं चावल, मक्का, मानसूनी मौकों पर बोई जाती हैं ये, ज्वार, बाजरा और अरहर, अरहर है। उसके बाद सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी जो है दोस्तों, हाँ ये सभी किसकी? खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलें हैं दोस्तों, ये सभी लोग इंपोर्टेंट याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी पूर्व में बहने वाली नदी है? पूर्व की ओर को बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो पूर्व की ओर को ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणी नदी जो है पूर्व की ओर को बहती है। बाकी माही नदी, शरावती नदी और साबरमती नदी, तीनों ये पश्चिमी दिशा में गिर जाती हैं गुजरात की तरफ ऐसा है। ओके, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। ब्राह्मणी नदी जो है ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल बताना है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। त्र्यंबकेश्वर से कौन सी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। अमरकंटक के पहाड़ से कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है और सोन नदी निकलती है। सोन नदी यहाँ से गोदावरी निकलती है, गोदावरी नदी। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रायद्वीप का क्या अर्थ है? जो पानी से घिरा हुआ, यानी कि पानी से कितनी तरफ से घिरा होता है प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप जो भाग होता है, जैसे भारत का प्रायद्वीप भाग है, ये 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो 3 तरह से जो पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, द्वीप, लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है? अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर होता है? आप भी जानते हैं दोस्तों, अलकनंदा नदी इस तरह से आ रही होती है, उसमें कई सारी नदियां आकर मिल जाती हैं, उसमें कई सारी नदियां आपस में आकर मिल जाती हैं और ये सबसे बाद में भागीरथी नदी मिलती है। तो जहां पर विष्णु प्रयाग है वहां पर संगम होता है धौली गंगा का। धौली गंगा नदी जो विष्णु प्रयाग में मिलती है, रुद्र प्रयाग में मिलती है मंदाकिनी नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है इसका, रुद्रप्रयाग। नंदप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी। और देवप्रयाग में तो मिलती है भागीरथी नदी। देवप्रयाग में भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है। ओके दोस्तों, तो ये सभी बातें मैंने आपको बता दी, रिवीजन करते चलेंगे सभी लोग। वीडियो लाइक कर देना जिसने भी लाइक नहीं की हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से पढ़ने के लिए डेली हमारे साथ 5 बजे लाइव जुड़ जाया करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं डेली। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, आपकी तैयारी जीके की बेस्ट होगी। बगलीहार बांध, बगलीहार परियोजना जो है कहाँ पर स्थित है? क्योंकि आप भी जानते हैं इस बार एमटीएस में जो है जीके जीएस से ही जो है मेरिट बनने वाली है। मैथ और रीजनिंग तो बस पास करने हैं, और इंग्लिश और जीके जीएस। इंग्लिश तो ज़्यादातर उतने ही लोग करते हैं, पढ़ने वाले भी उतने करते हैं, बिना पढ़ने वाले भी कभी कभी इतनी कर देते हैं। केवल जीके जीएस जिसको याद होगी अच्छे से उसकी ही मेरिट बनेगी। तो बगलीहार परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस नदी पर? चेनाब नदी पर स्थित है। कौन कौन सी पड़ती है इस पे? सलाल बांध, ये भी इस पर है, बगलीहार, और एक है बड़ा फेमस सा दुलहस्ती बांध। ये तीनों परियोजनाएं चेनाब नदी पर पाई जाती हैं, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है? यानी कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास पड़ता है ये। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है?
तो दोस्तों लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से आकर टकराकर अरुणाचल प्रदेश गिर जाती है। तो ये जो है बाईं तरफ से बहने वाली नदी है। इधर नदी का बायां उधर होगा ना, तो बाईं तरफ से बहने वाली नदी है। कितनी नदियां बहती हैं? दिबांग नदी, उसके बाद लोहित नदी, ये मैं बाईं तरफ की बता रहा हूं। उसके बाद धनसरी नदी, धनसरी, सुबनसिरी तो इधर से बहती है, सुबनसिरी, धनसरी। उसके बाद कामनी नदी, काबिनी। ओके दोस्तों, तो इंपोर्टेंट नदियां हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी पर स्थित, नदी के किनारे पर स्थित है? गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री अक्षांश जो है कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1 डिग्री अक्षांश जो है दोस्तों 111 किलोमीटर के बराबर होता है। और अगर पूछे तो 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं? तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सभी लोग। गैनीमीड जो सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमीड, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गैनीमीड के बारे में कथन कौन सा सही नहीं है, ये देखते हैं हम। यह बुध से भी बड़ा है, एकदम सही बात है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, यह भी एकदम सही है। यह एकमात्र चंद्रमा है जिसे अपने आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है, यह भी एकदम सही है। बाकी यह शनि के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, क्योंकि ये किसका है? जुपिटर का है, बृहस्पति का है, तो इसलिए ये जुपिटर के चारों तरफ ही चक्कर लगाएगा। गैनीमीड जो सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितने के बराबर होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1/6, यानी कि किसी व्यक्ति का भार अगर पृथ्वी पर 60 किलो है तो इसका 1/6 यानी कि 10 किलो होगा। 1/6 इसका चंद्रमा पर कितना होगा? 10 किलो होगा। ओके, 10 kg, 1/6वां भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो लाइक कर देना, तथा हमारा सेशन 5 बजे जो लाइव आता है वो जल्दी जो सभी लोग ज्वाइन करें। चंद्रमा कैसे पिंड का उदाहरण है? तो चंद्रमा एक अदीप्त है। अदीप्त कहते हैं जो जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। दीप्त किन्हें कहते हैं? जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, जो अपने प्रकाश से चमकते हैं। तो चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूसीफर जो है किसी अन्य यानी किस ग्रह का अन्य नाम है? तो लूसीफर जो है दोस्तों शुक्र ग्रह का नाम है। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसे भोर का तारा भी कहते हैं, इसे सुबह का सांझ का तारा भी कहते हैं, इसे गर्म ग्रह भी कहते हैं, इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, और इसे हमारी मौसी यानी कि पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, हमारी मौसी भी कहते हैं इसको। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बियर नामक तारामंडल कितने चमकीले तारों से मिलकर बना है? ग्रेट बियर नामक तारामंडल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 9 तारों से मिलकर बना है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह मंत्री थे। सभी के बारे में देख लेते हैं जो अंतरिम सरकार में थे दोस्तों। जैसे राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह मंत्री, होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये पहले कानून मंत्री थे। ओके दोस्तों, रक्षा मंत्री मैंने बता दिया आपको, बलदेव सिंह जो है ये रक्षा मंत्री थे। उसके बाद शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये शिक्षा मंत्री थे पहले। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृता कौर जो है ये पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। और जगजीवन राम के पास क्या था? श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्री थे जगजीवन राम जी। तो सभी के बारे में मैंने बता दिया, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो अगर प्रधानमंत्री के बारे में पूछे तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति थे हमारे वीवी गिरी, वराहगिरी, वेंकटगिरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 73वें संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो पंचायती राज से संबंधित थी। उसके बाद 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। लेकिन दोनों हुए थे कब?
92 से 93 के बीच में ही दोनों हुए थे, 74वां भी और 73वां संविधान संशोधन भी। ये नगर पंचायत से संबंधित थी 12वीं अनुसूची। सभी लोग रिवीजन करते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? राष्ट्रीय ध्वज। तो स्वतंत्रता दिवस पर जो है प्रधानमंत्री जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, जबकि राष्ट्रपति किस पर फहराते हैं? राष्ट्रपति 26 जनवरी के मौके पर राष्ट्रपति फहराते हैं राजपथ यानी कि इंडिया गेट पर। उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है उसका नाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो वर्तमान में हमारे कौन है वर्तमान में चुनाव आयुक्त? उनका नाम है राजीव कुमार। और अगर पूछे पहले पहले कौन थे दोस्तों? तो पहले थे सुकुमार सेन, पहले थे सुकुमार सेन। ओके, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम विधेयक यानी कि 1986 में जो आया था भारतीय डाकघर विधेयक, उसमें भारतीय राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था? तो ये ज्यादातर बच्चे जानते होंगे। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, उस समय पर ये राष्ट्रपति थे। ओके दोस्तों, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति के बारे में बताना है, उपराष्ट्रपति के बारे में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र है, गलत है। वह किसी भी सदन में ऐसे चुनाव के लिए पात्र नहीं है। वह राज्य परिषद के सदस्य के लिए चुनाव में पात्र है, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, यह भी सही है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तीनों बातें सही हैं। बाकी जो ऊपर वाला है वह गलत हो गया। उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल नंबर 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में कहा गया है वह राज्य का सभापति होगा, उसको जो है राज्य का सभापति होने की ही सैलरी दी जाती है, ना कि उपराष्ट्रपति की। संसद में एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? संसद में एक विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा स्पीकर जो है इसका अंतिम निर्णय लेता है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो भारत का संविधान जो है प्रेम बिहारी नारायण रायदा इसके द्वारा जो है लिखित है। इन्होंने 6 महीने का समय लिया था हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने के लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने के लिए 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे उस समय पर। इन्होंने 6 महीने में लिख डाला था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश अभिलेखों के रैयत शब्द का क्या अर्थ होता था? रैयत जो है दोस्तों किसान को कहते थे। एक रैयतवाड़ी व्यवस्था भी आई थी, अंग्रेजों ने चलाई थी, जिसमें भूमि का मालिक किसान होता था, तो रैयत किसान को कहा जाता था। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब दोस्तों सिराजुद्दौला बना था। सिराजुद्दौला इसका राइट आंसर है। सिराजुद्दौला के बाद कौन बना था? मीर जाफर, प्लासी के युद्ध के बाद में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन लाला लाजपत राय के लेखन में से एक नहीं है? यानी कि लाला लाजपत राय ने निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की है? तो द स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेशन ये भी इन्होंने लिखी है। अनहैप्पी इंडिया ये भी इन्होंने लिखी है। आर्य समाज जो पुस्तक है ये भी इन्होंने लिखी है। बट इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये किसने लिखी है? अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे उन्होंने लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन देशबंधु के नाम से जाना जाता था? तो देशबंधु के नाम से दोस्तों चित्तरंजन दास को जाना जाता था। 1923 में इन्होंने मोतीलाल से नेहरू के साथ मिलकर कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। मदन मोहन मालवीय को क्या कहते थे? महामना, इनको महामना कहते थे। और इन्हें क्या कहते थे? द ग्रैंड मैन ओल्ड इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरूजी को कहा जाता था। किसे बूढ़ी गांधी महिला कहा जाता था? किसे बूढ़ी गांधी महिला कहा जाता था? प्यार से कहते थे इनको सभी लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा जो है एकदम राइट आंसर है। इन्हें बूढ़ी गांधी महिला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो दोस्तों 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था इसमें जो है मुस्लिम लीग और गरम दल, इन दोनों के बीच में, नरम दल और गरम दल के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। तो इधर की तरफ से कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, और इधर की तरफ से कौन थे? जिन्ना। तथा इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार।
अंबिका चरण मजबूदार ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, लखनऊ में हुआ था ये। तथा ये अलग कब हुए थे? 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें ये अलग हो गए थे। ओके, नरम दल और गरम दल। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक माने जाते हैं? तो लाला लाजपत राय जो है इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की संस्थापना की थी, तो इन्हें पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक के रूप में माना जाता है। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? तो 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी डेट भी पूछ ली जाती है। वीर स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक तथा नारीवादी सावित्रीबाई फूले का संबंध भारत में किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, पहली महिला टीचर। तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र से संबंधित थी सावित्रीबाई फूले। निम्नलिखित में कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आत्माराम पांडुरंग जो है एकदम राइट आंसर है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन निम्नलिखित में से क्रम के अनुसार करना है। क्रम के अनुसार कौन सा है, यानी कि कौन सा पहले हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 1917 में पहले चंपारण हुआ था, खेरा 1918 में हुआ था, रोलैक्ट एक्ट 1919 में आया था, दानी मार्च 1930 में किया गया था। तो इस तरह से चंपारण सबसे पहले हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसमें भी चंपारण पहले, लेकिन इसमें दानी मार्च पहले दे देना, रोलैक्ट एक्ट तो बाद में आया था, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। निम्नलिखित में किस स्थान पर सी राजगोपालाचारी ने वर्ष 1930 में नमक कानून का तोड़ा था? तो गांधी जी से अलग थे, इन्होंने तमिलनाडु के वेदारण्यम में, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी राजगोपालाचारी ने नमक कानून कहां पर तोड़ा था? तो तमिलनाडु का है ये वेदारण्यम जगह है। ओके दोस्तों, यहां से सी राजगोपालाचारी ने नमक कानून तोड़ा था। यह कथन किसका था? बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार जो है दोस्तों विचारों के धार बढ़ाने वाले पत्थर पर रगड़ी जाती है। क्रांति की तलवार विचारों के धार बढ़ाने वाले पत्थर पर रगड़ी जाती है, ये भगत सिंह का प्रयुक्त प्रसिद्ध नारा था। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, जो हरिजन सेवक संघ था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी 1932 में। हरिजन सेवक संघ। भारतीय राष्ट्र क्रांतिकारियों में किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की थी? तो जर्मनी के सहयोग से दोस्तों जतिन बाघा, इन्होंने जो है इस अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की थी। इन्होंने जो है बचपन में, यानी कि कुछ दिनों पहले, सॉरी बचपन में नहीं, शेर को मारा था, 3 घंटे उससे युद्ध किया था, बाद में उसे छुरी से मार दिया बाघ को। बाघ के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, इसलिए इसका नाम बाघा जतिन कर दिया गया था। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन चटगांव शस्त्रागार जो छापा इससे जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्धेंदु दस्तीदार जो है चटगांव शस्त्रागार जो आंदोलन था उससे जुड़ा था। अलीपुर बम साजिश में के मामले में किस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो अलीपुर के मामले में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है, कन्हैया लाल दत्ता, और इनके साथ एक और थे अरविंद घोष, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया था अलीपुर बम कांड में। निम्नलिखित में किसने गेटवे ऑफ इंडिया का प्रसिद्ध रचना का जो है डिजाइन तैयार किया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज विटेट ने तैयार किया था, जबकि इन्होंने इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का एक महान समर्थक था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टीबी मैकाले। जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मार्शल लॉ। नवाब की कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसे रियासत पर कब्जा किया था? तो वो है ऑप्शन नंबर ए कुशासन के आधार पर जो है अवध को हड़पा था, जबकि पहला हड़पने जाने वाला क्षेत्र था महाराष्ट्र का सतारा। ओके दोस्तों, ये पहला जो है हड़पने वाला था हड़प नीति के अंतर्गत। हड़प नीति किसने चलाई थी? डलहौजी ने चलाई थी हड़प नीति। इसको व्यवगत का सिद्धांत भी कहते हैं, उसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन अंतिम नवाब थे
अवध के, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाजिद अली शाह जो है ये अवध के अंतिम नवाब थे। इसका राइट आंसर करेंगे ओडिशा के सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो ओडिशा का सबसे लोकप्रिय नृत्य दलखाई। होजागिरी कहाँ का है दोस्तों? त्रिपुरा का लोक नृत्य है होजागिरी। रऊफ कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का। और गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का, सभी को पता ही है। दलखाई ओडिशा का है। ख्याल नृत्य किससे संबंधित है दोस्तों? तो ख्याल नृत्य दोस्तों राजस्थान से संबंधित है, ख्याल नृत्य। कालबेलिया सभी वहाँ के ही हैं। भवई। पोपदास कहाँ का लोक नृत्य है? पोपदास दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है पोपदास। सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ढीमसा किस राज्य की एक आधिकारिक लोक नृत्य है? तो ढीमसा दोस्तों आंध्र प्रदेश का एक आधिकारिक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जागोई नृत्य कहाँ का है? तो जागोई नृत्य दोस्तों मणिपुर का है। और एक बड़ा सा फेमस नृत्य है नूपा नृत्य है, ये भी जागोई नृत्य मणिपुर राज्य से संबंधित है। पंडित रविशंकर किस शास्त्रीय से संबंधित हैं? हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से संबंधित हैं। क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। पंडित रविशंकर। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो जल्दी से कमेंट करके बताना सभी लोग, तथा डेली हमारे साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए 5 बजे लाइव जुड़ जाया करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं। चलिए सभी का धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के। लाइक करना जरूर, कमेंट करना।